सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर के हर एक इंसान के चेहरे पर अजीब सी कशमकश थी। ऐसे में सबसे बीच वाले सोफे पर बैठे एक बूढ़े इंसान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे एक लड़के ने अपने पांव टेबल पर चढ़ा दिए और एक के ऊपर एक पांव रखते हुए बोला, लगता है इस घर के लोगों को सुनाई कम देता है और उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। वैसे आगोश अग्निहोत्री को अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, लेकिन आप लोग तो मेरी होने वाली बीवी के परिवार वाले हैं, तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं आपके परिवार की बेटी से शादी तो करूंगा, जरूर करूंगा। आगोश कभी अपने जुबान से नहीं मुकरता, लेकिन मेरी होने वाली बीवी तान्या नहीं, शिवन्या होगी, और ये आगोश अग्निहोत्री का आखिरी फैसला है। अब आप सोचिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। इस रजावत अंपायर को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना चाहते हैं या फिर शिवन्या को मेरे हवाले करना चाहते हैं? इतना कहकर वो लड़का अकड़ कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो अचानक रुक गया और मुड़कर फिर से सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वैसे जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे कैसे भी हासिल कर लेता हूँ, या तो छीन कर या तो बर्बाद करके। इसलिए अगर आप लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसे मेरे हवाले कर दीजिएगा। इसी में उसकी और आप सबकी भलाई होगी, क्योंकि जो मेरा नहीं होता उसे मैं किसी और का होने नहीं देता। अपनी बात कहते वक्त उस आदमी के चेहरे पर इतनी हैवानियत थी जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान दहल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आगोश का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग की लपटें थी। शायद इसलिए किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर आगोश को कोई जवाब दे पाए। ये है हमारी कहानी का हीरो आगोश अग्निहोत्री। हाइट 6 फुट 1 इंच, रंग बिल्कुल साफ, 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी, गहरी नीली आंखें और काले रंग के घने बाल। दिखने में किसी भी मूवी के हीरो से कम नहीं है, लेकिन क्वालिटी सारी की सारी विलन वाली। जो उसे चाहिए वो किसी से भी छीन लेता है, चाहे उसके लिए फिर उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसका दिमाग किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह गर्म और दिल किसी रेगिस्तान की तरह बंजर है। आगोश के वहां से जाने के बाद पूरे राजावत मेंशन में इस वक्त मातम छाया हुआ था। कोई ये नहीं जानता था कि आगोश की शर्त को शिवन्या के सामने कैसे रखा जाए। वहीं दूसरी ओर एक छोटे से खूबसूरत से फार्म हाउस की छत पर 2 लड़के खड़े हुए थे, जिसमें से एक ने कहा, यार ऋषि, तूने शिवन्या में ऐसा क्या देख लिया जो तू अब उससे शादी करने वाला है? जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तू तो अलग अलग तितलियों का शौकीन है। फिर शिवन्या ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि तू उसका ही बनकर रहना चाहता है? दूसरा लड़का, जिसका चेहरा आसमान की तरफ था, उसने मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तू कभी नहीं समझेगा। ये समझने के लिए प्यार होना जरूरी है। जिस दिन तुझे प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि प्यार में ऐसा क्या है जो हमें किसी एक इंसान से बांध कर रख देता है। शिवन्या सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा मोटिवेशन है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है, इनफैक्ट जिंदगी से बढ़कर है। मेरी जिंदगी का हर एक पल अब से मैं उसके नाम करना चाहता हूँ। ऋषि ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक लड़की आकर उसके गले लग गई। उस लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते ही ऋषि अचानक से बोला, शिवन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि ने शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। शिवन्या ने एक प्यारी मासूम मुस्कान के साथ कहा, इस इडियट को ये दिखाने लाई थी कि जैसा वो मेरे ऋषि के बारे में सोचता है, मेरा ऋषि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऋषि मुझे बहुत प्यार करता है, मुझ पर अपनी जान छिड़कता है, खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। पता है, मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे तुम मिले। इतना कहते ही शिवन्या ऋषि के गले लग गई। ये है हमारी कहानी के हीरोइन शिवन्या रजावत। हाइट 5 फुट 8 इंच, रंग बिल्कुल गोरा, किसी आसमान से उतरी परी की तरह, लंबे काले घने बाल, परफेक्ट फिगर और गहरी ब्राउन रंग की शहद जैसी मीठी आंखें जिसमें किसी का भी डूब जाने को जी करे। जब शिवन्या ऋषि के गले लगी हुई थी तभी ऋषि ने उस लड़के की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो लड़का मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषि ने शिवन्या को खुद से दूर किया और शिकायती लहजे में बोला, अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरे प्यार पर शक था, इसलिए तुम और विदित मिलकर मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, है ना? शिवन्या ने गिल्टी आवाज में कहा।
नहीं तो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तो उसे कहा था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो था कि मानने को ही तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरे ऋषि पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर इस बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम। शिवन्या अपने कान पकड़ने ही वाली थी, तभी अचानक ऋषि ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी हथेलियां में रखते हुए बोला, वैसे नाराज तो मैं हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें सॉरी नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। शिवन्या को ऋषि की बात का मतलब समझ नहीं आया। ऋषि ने फिर कहा, अब तो हम दोनों के घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता है, और मॉम डैड भी शादी के लिए देर नहीं करना चाहते। वो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे दादाजी से मिलकर हमारी शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। क्या तुम उनसे इस बारे में बात कर लोगी, ताकि मैं मॉम डैड को तुम्हारे घर भेज सकूं? ऋषि की ये बात सुनते ही शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने ऋषि को गले लगा लिया। यहाँ एक तरफ जहाँ ऋषि और शिवन्या अपने आने वाले फ्यूचर के सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक छोटे से बल्ब के नीचे कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ बांधे गए थे और उसके होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। वहीं उसके सर पर भी काफी चोट लगी हुई थी। उसके सामने जो टेबल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक बंदूक रखी हुई थी और सामने राजा की तरह बैठा हुआ आगोश था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिश्रा, मुझसे दगाबाजी करके, क्योंकि मैं झूठ तो एक बार के लिए फिर भी माफ कर देता हूँ, लेकिन धोखा और गद्दारी मैं कभी माफ नहीं करता। जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है, ये रही रिवॉल्वर। इसे लेकर अपने आप को गोली मार दो, वरना अगर मैं मौत देने पर उत्तर आया तो दोबारा जन्म लेने में भी डर लगेगा। उसे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपका वफादार हूँ। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज सर। अब तक आगोश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उस आदमी की बात सुनते ही उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हारे सॉरी से मेरी वो डील वापस नहीं आएगी। आगोश अग्निहोत्री को नंबर 1 रहने की आदत है, और तुम्हारी वजह से ये डील आज मेरी कंपनी को छोड़कर उस मल्होत्रा की कंपनी को मिल गई। मैं अपनी हार इतनी आसानी से तो नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से ये हार मेरी किस्मत में आई है, उसे जरूर उस दिन पर अफसोस होगा जिस दिन उसने मुझसे गद्दारी करने का फैसला किया था। इतना कहकर आगोश ने अपना एक हाथ आगे किया। उसके बगल में खड़े आदमी ने उसके हाथों में एक फोन रखा। आगोश ने सामने बैठे आदमी को दिखाते हुए कहा, ये मेरे लोग हैं जो फिलहाल तुम्हारे घर पर बैठे हुए हैं। अगर इस बंदूक से अगली 1 मिनट में तुमने अपनी जान नहीं ली तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फैसला तुम्हारा है, किसकी जान ज्यादा प्यारी है तुम्हें, अपनी या अपने परिवार की। वैसे चिंता मत करना, अगर तुम अपनी जान मेरे बताए हुए तरीके से आराम से ले लेते हो तो मैं तुम्हारे परिवार की पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। तुम्हारी 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। आगोश की पूरी बात सुनने के बाद वो इंसान असमंजस में था। वो बार बार पहले आगोश को और फिर उस बंदूक को देख रहा था। वो आगोश को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए समझ सकता था कि अगर उसने आगोश के कहीं मुताबिक अपने आप को गोली नहीं मारी और अपनी जान नहीं ली तो आगोश सच में उसके परिवार को खत्म कर देगा। इसी सोच में 30 सेकंड बीत चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसने अपनी और अपने परिवार की जान के बीच में अपने परिवार की जान बचाने का फैसला किया था। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत उस बंदूक को लिया और अपने सर पर तान दी। कुछ ही सेकंड में उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके सर के पार हो गई। वहीं उसकी मौत हो गई। उस आदमी के खून के कुछ छींटे आगोश के कोट पर भी लगे हुए थे। उसने बड़ी ही आराम से बगल से कुछ टिश्यू उठाए और अपने कोट को साफ करते हुए अपने पास खड़े आदमी से कहा, इसकी लाश को जंगल में फेंकवा देना और पुलिस के सामने ये प्रूव कर देना कि इसने खुदकुशी की है, और खुदकुशी की वजह अपने बॉस से गद्दारी करने का गिल्ट। रजावत मेंशन। घर वापस लौटते वक्त शिवन्या बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, घर का माहौल देखकर वो शॉक रह गई। हॉल में उसके दादाजी परेशान यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसकी माँ शिवांगी राजावत सोफे पर बैठी हुई गंगा जमुना बहा रही थी, तो वहीं उसके पापा महेंद्र राजावत भी परेशानी में सबको कॉल लगा रहे थे।
शिवन्या को अपने सामने दरवाजे पर खड़ा देख उसकी बहन तान्या, जिसका अभी अभी आगोश से रिश्ता टूटा था, वो रोते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई। सबको इतनी चिंता में देखकर शिवन्या भी काफी परेशान हो गई। उसने अंदर आते ही पूछा, क्या हुआ, आप सबका चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और ये तान्या को क्या हो गया? आज सुबह तक तो बड़ा चहक रही थी उस गब्बर से शादी के नाम से, अब अचानक क्या हो गया उसे? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले उनकी आगोश से जो भी बात हुई वो शिवन्या को कैसे समझाएं। सब जानते थे कि शिवन्या ऋषि से कितना प्यार करती थी और दोनों जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले थे और घर वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अचानक शिवन्या की शादी आगोश से कैसे हो सकती थी? सवाल का जवाब न मिलने पर शिवन्या ने फिर एक बार पूछा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बताइए। क्या होगा जब शिवन्या को पता चलेगा कि आगोश की नजर अब उस पर पड़ चुकी थी और बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी? क्या शिवन्या आगोश से शादी करने के लिए मानेगी? अचानक ऐसा क्या हो गया जो तान्या को छोड़कर आगोश ने शिवन्या से शादी करने का फैसला किया? उतरे हुए चेहरे देखकर शिवन्या ये तो समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात थी। उसके बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। तब आखिरकार उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने घर का माहौल ऐसा क्यों बनाकर रखा है जैसे किसी का मातम मन रहा हो? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि यहाँ पर हुआ क्या है? शिवन्या की बात सुनकर तान्या, जो कि अभी अभी ऊपर गई थी, वो हाथ में कुछ पेपर लेकर आई और आते ही उसे शिवन्या के मुंह पर मारते हुए बोली, ये हुआ है। तान्या का ये रिएक्शन देख शिवन्या कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसकी बहन उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। तभी दादाजी ने थोड़े से कठोर आवाज में कहा, तान्या, अपने आप पर काबू रखो। जो कुछ भी हुआ उसमें शिवन्या की क्या गलती है? तान्या ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहा, इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि आप लोगों के कहने पर मैं आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने आप लोगों से एक सवाल तक नहीं किया। जैसा आप लोगों ने मुझे करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया। और अब वो आगोश मुझसे सगाई करने के बाद, पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बनाने के बाद, मेरी ही बहन से शादी करना चाहता है। आप पूछिए ना इससे कि इसने ऐसा क्या किया है जो आगोश सगाई के बाद अब मुझे छोड़कर इससे शादी करना चाहता है। तान्या की बात सुनकर शिवन्या एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसे तो अभी तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो खुशी खुशी घर पर अपनी और ऋषि की शादी की बात करने वाली थी। शिवन्या कुछ देर के लिए चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसने अपने पापा और दादाजी की तरफ देखकर पूछा, पापा, दादू, ये तान्या क्या बोल रही है? मेरी शादी, और वो भी उस आगोश अग्निहोत्री से? कभी नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और आप लोग तो मेरी और ऋषि की शादी के लिए तैयार थे। तो अब ये सब? शिवन्या के पापा ने नीचे पड़े हुए कागज उठाए और शिवन्या की तरफ देखकर कहा, ये सब हमारे ही गलती है बेटा। हमने ही आगोश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया और अब वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हमें इस कदर मजबूर कर रहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता ही ना बचे। कैसी मजबूरी, कैसा भरोसा पापा? बात क्या है, आप साफ साफ बताइए। शिवन्या ने अपने पापा से पूछा। शिवन्या के पापा महेंद्र जी कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही उन लोगों के पीछे से एक सर्द लेकिन तेज आवाज सुनाई दी। मुझे पता था तुम लोगों का यही फैमिली ड्रामा चल रहा होगा, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना मिस शिवन्या, आपके दादू, पापा और चाचू तीनों ने मिलकर मेरी कंपनी से एक बहुत बड़ा लोन लिया था। साथ ही उनके कहने पर मैंने उनकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया था। बदले में ये मुझे अपनी एक बेटी देने वाले थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे तान्या की जगह तुम्हें दें। मेरा मतलब है कि तान्या की जगह तुमसे मेरी शादी हो। आगोश की बात सुनते ही शिवन्या को बहुत गुस्सा आ गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए आगोश से कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़की क्या कोई चीज होती है जो आज ये पसंद आई कल वो? और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जैसे इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो तान्या के लिए बुरा लग रहा था कि वो तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए बंधने जा रही है। जाहिर है तुम जैसा इंसान जो लोगों को सिर्फ खिलौना समझता है,
उसे प्यार, दिल, विश्वास, इन सब चीजों के मायने नहीं पता होंगे, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। ऋषि मल्होत्रा मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं उसी से शादी करूंगी। सुना तुमने? शिवन्या की इतनी ऊंची आवाज और तीखी तेवर देखकर आगोश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शिवन्या की बाह कसकर पकड़ लिया और उसे सबके सामने अपने करीब खींचते हुए कहा, पहली बात तो आगोश, अग्निहोत्री को रिजेक्शन पसंद नहीं है, तो मुझे ना कहने की हिम्मत तो तुम करना मत। और दूसरी बात, तुमसे यहाँ पर किसी ने तुम्हारी राय जाननी नहीं चाहिए, ये फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। शिवन्या ने अपना हाथ आगोश के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगोश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवन्या नाकामयाब हो गई। उसने फिर कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बार बार शिवन्या के मुंह से ना सुनते ही आगोश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वहां पूरे परिवार के सामने ही शिवन्या को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर के एक कमरे में ले गया। ये कमरा शिवन्या का था। उसने शिवन्या को कमरे के अंदर धक्का दिया और खुद कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सब घर वाले ये सारा तमाशा देख रहे थे। सब आगोश और शिवन्या के पीछे पीछे शिवन्या के कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाने की बहुत कोशिश की, मिन्नतें भी की, लेकिन आगोश ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंदर से ही कहा, होने वाले पति और पत्नी के बीच कुछ जरूरी बातें चल रही हैं, तो आप लोग अच्छे परिवार की तरह नीचे बैठकर इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर में आपकी पोती खुशखबरी के साथ आपके पास आएगी। घर में इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आगोश के खिलाफ जा सके, और जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा था। इसलिए दादाजी ने सबको नीचे जाने के लिए कहा। सब परेशान हाल में इधर उधर घूम रहे थे। वहीं कमरे में आगोश ने आराम से बिस्तर पर पसरते हुए शिवन्या से कहा, इस वक्त तुम्हारे सर पर छत है, खाने के लिए खाना है और पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन सोचो क्या होगा अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और तुमने शादी से पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी, तो तुम्हारे परिवार का तो भारी नुकसान हो जाएगा। सड़क पर आ जाएंगे वो लोग। तुम्हें पता है जितना बड़ा अमाउंट का उन लोगों ने मुझसे लोन लिया है ना, वो तो अपना सारा कारोबार बेचकर भी नहीं चुका पाएंगे। शिवन्या आंखें फाड़ फाड़ कर आगोश को देख रही थी और आगोश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने टशन में शिवन्या को चिढ़ाते हुए और उसे और प्रेशराइज करने के लिए कहा, और मैं सिर्फ धमकी नहीं देता, आगोश अग्निहोत्री उस धमकी को सच करके भी दिखाता है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो याद रखना, तुम्हारे परिवार के पास सर छुपाने के लिए ना ही छत बचेगी, ना ही खाने के लिए खाना, और ऐसी हालत करूंगा उन लोगों की कि कोई भीख भी नहीं देगा। इसलिए अगर अपने परिवार की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वो लोग उसी शान से जिए जिस शान से अब तक रजावत परिवार जीता आया है, तो चुपचाप कल शादी के मंडप में पहुंच जाना। शिवन्या की आंखों में अब तक आंसू भर आए थे। वो गुस्सा करके चिल्ला करके देख चुकी थी, लेकिन आगोश पर उसके गुस्से या चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए इस बार उसने हाथ छोड़कर आगोश के सामने अपने घुटने टेक दिए और बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी। और जरा तान्या के बारे में सोचो, तुम हम सबकी जिंदगी से क्यों खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं ऋषि से करती हूँ, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तान्या तो तुमसे इतना प्यार करती है ना। शिवन्या को घुटनों के बाल जमीन पर बैठा देख आगोश ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे मेरी होने वाली बीवी इस तरह जमीन पर पड़ी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपने एक हाथ से शिवन्या को खड़े होने के लिए मदद की और उसे उठाकर बोला, वो क्या है ना तुम्हारी बहन, तान्या में वो बात नहीं जो तुम में है। तुम मुझसे काफी अलग हो। आज तक उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तक कोशिश नहीं की, और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मना करने की जुर्रत दिखाई है। और मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरी टक्कर की हो। तो इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। शिवन्या की ये ट्रिक भी आगोश के सामने फेल हो गई थी। ये देख उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और कहा, तुम इंसान हो या जानवर?
तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? आगोश ने मुड़कर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। सही पहचाना, मैं एक जानवर ही हूँ और मेरे सीने में दिल नहीं है, और ना ही मुझे प्यार जैसी फालतू चीजों से कोई फर्क पड़ता है। तो अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुमसे प्यार की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो तुम सिर्फ मेरी वो बीवी होगी जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का गुरूर तोड़ने का तो मजा ही कुछ और होता है। आगोश ने अपनी एक उंगली शिवन्या के गालों पर घुमाई और उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। आगोश कमरे से बाहर निकल ही रहा था, तभी शिवन्या ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? बहुत शौक है तुम्हें मुझसे शादी करने का। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी सिर्फ 2 शर्तों पर करूंगी। शिवन्या की बात सुन आगोश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मुस्कुराकर शिवन्या की तरफ देखा और कहा, तुम इस वक्त शर्त रखने के काबिल नहीं हो। ना ही तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सकती हो, ना ही मैं उसे मानने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन फिर भी आगोश अग्निहोत्री का दिल इतना भी तंग नहीं है कि अपने होने वाली बीवी की ख्वाहिश पूरी न कर पाए। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ? शिवन्या ने आगोश के पास आकर कहा। पहली शर्त, आज के बाद तुम कभी मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसी वक्त मैं इस शादी को खत्म कर दूंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और मेरी दूसरी शर्त, तुम मेरे पति तो बन जाओगे, लेकिन मुझे छूने का हक तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे कभी नहीं छू पाओगे। शिवन्या ने ये सब कुछ आगोश की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे कह दिया था। ये देखकर आगोश अपने कदम शिवन्या की तरफ आगे बढ़ाने लगा। शिवन्या भी उसके हर बढ़ते कदम के साथ एक कदम पीछे जा रही थी। पीछे एक बड़ी सी दीवार थी जहां जाकर शिवन्या रुक गई। वो वहां से निकलती इससे पहले ही आगोश ने दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारे पति होने के टैग की जरूरत है? वो तो मैं बिना तुम्हारा पति बने भी कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी बेब, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जहां तक रही तुम्हारे परिवार की बात, तो जब तक तुम एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी हर बात मानती रहोगी, तब तक तुम्हारा परिवार चैन की सांस लेता रहेगा। और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। अब चले, नीचे सब गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। आगोश ने एक कदम पीछे हटकर शिवन्या के जाने के लिए रास्ता बना दिया। शिवन्या कमरे का दरवाजा खोलकर भागते हुए नीचे हॉल में आ गई और अपने दादू के गले लग गई। शिवन्या की दादू लाचार होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि आज उनकी वजह से उनकी पोती इस मुसीबत में फंस गई थी। आगोश भी उसके पीछे पीछे नीचे आ चुका था। शिवन्या की आंखों में आंसू देखकर उसके दादू, पापा और चाचा तीनों बहुत गुस्से में थे, लेकिन आगोश के सामने आवाज उठाने की हिम्मत उनकी भी नहीं थी। सबकी नजरें अपने ऊपर देख आगोश ने कहा, माय डियर ब्यूटीफुल वुड बी वाइफी, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बताओ, सबको क्या फैसला है तुम्हारा? शिवन्या ने एक हाथ से कसकर अपने दादू को गले लगा लिया और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ थाम लिया और बोली, मुझे ये शादी मंजूर है। गुड गर्ल, ये शादी कल होगी, सारी तैयारियां हो जाएंगी। आप लोग बस तैयार होकर अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाइएगा। इतना कहकर आगोश अपने कोट के बटन बंद करते हुए वहां से निकल गया। आज वो किसी तूफान की तरह शिवन्या की जिंदगी में दाखिल हुआ था और सब कुछ बर्बाद करके वहां से चला गया था। उसे जाते हुए देख शिवन्या ने अपने आप से पहुंचते हुए मन में कहा, तुम्हें अपने इस फैसले पर, जिंदगी पर अफसोस होगा, आगोश अग्निहोत्री, एंड आई विल मेक श्योर दिस। क्या सच में शिवन्या आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? क्या होगा जब ऋषि को इस बारे में पता चलेगा? आखिर आगोश क्यों करना चाहता था शिवन्या से शादी? आगोश की धमकियों से डरकर शिवन्या ने उससे शादी करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसने मन ही मन ठान ली थी कि वो आगोश को उसके इस फैसले पर पछतावा करवा कर रहेगी। जैसे ही आगोश वहां से निकला, उसके कुछ लोग और बॉडीगार्ड घर के अंदर दाखिल हुए और एक के बाद एक घर के सभी मेंबर का फोन छीन लिया। ये देख शिवन्या ने गुस्से में पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे फोन क्यों छीन रहे हो? आगोश का असिस्टेंट, जो अब तक वहीं पर खड़ा हुआ था, उसने शिवन्या से कहा, भाभी जी, वो क्या है ना, चीफ ने कहा है
कि जब तक आपकी और चीफ की शादी नहीं हो जाती तब तक आप में से कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप सबके फोन भी ले लिए जा रहे हैं और साथ ही आपके घर के टेलीफोन कनेक्शन भी काटने पड़ेंगे। फोन छीनने और टेलीफोन कनेक्शन कट करने के बाद वो सब भी वहां से चले गए। परेशान शिवन्या ने सोचा था कि वो ऋषि को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी ताकि ऋषि इसमें से बाहर निकलने में उसकी हेल्प कर सके, लेकिन अब उसकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। शिवन्या अपने पापा के पास आई और उनके गले लगते हुए बोली, पापा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वो आदमी नहीं जानवर है। मैं उस आदमी के साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और आप तो जानते हैं ना कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ऋषि के अलावा कभी किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकती। शिवन्या की बात सुन वहां पर खड़ी अनुप्रिया, जो कि तान्या की माँ थी और कब से ये सारा तमाशा देख रही थी, उन्होंने शिवन्या को ताना देते हुए कहा, अगर तुम्हें शादी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर तुमने सबके सामने आगोश को हाँ क्यों कहा? ये अच्छी बात है, कभी हाँ तो कभी ना। तुम्हारा तो मुझे समझ ही नहीं आता शिवन्या। अब तो मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आगोश हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर तुम। अनुप्रिया की इतनी जली कटी बातें सुन शिवन्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी उसके दादाजी ने अनुप्रिया को डांटकर चुप करवा दिया। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? एक तो मेरी बच्ची हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है और तुम उसे ही खरी खोटी सुना रही हो। दादाजी की बात पर अनुप्रिया ने मुंह बना लिया और तान्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन आज की रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी। अपने कमरे में बिस्तर पर सोई शिवन्या सोच रही थी कि आखिर ऋषि से कैसे कांटेक्ट करें और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कैसे बताएं। रात के करीब 3 हम रहे थे। शिवन्या को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें ही बदल रही थीं। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर अपने स्टडी टेबल पर चली गई। वहां पर पड़े लैपटॉप को खोलकर उसने तुरंत वाईफाई ऑन किया और अपना मेल बॉक्स खोला। शिवन्या ने ऋषि को एक मेल लिखा और उसे सेंड किया, लेकिन वो मेल सेंड ही नहीं हो पा रहा था। बार बार कोशिश के बाद भी शिवन्या नाकामयाब हो रही थी। तभी उसका ध्यान अपने इनबॉक्स में एक अननोन मेल पर गया जो आज ही शाम को उसे किसी ने भेजा था। उस मेल में एक वीडियो फाइल अटैच थी। शिवन्या ने तुरंत वो वीडियो ओपन किया और उसे प्ले किया। पहले तो ब्लैक स्क्रीन के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसे स्क्रीन पर आघोष का चेहरा दिखाई दिया, जो आराम से किसी महाराज की तरह एक आलीशान रिक्लाइनर पर बैठा हुआ था। माय डियर वाइफी, मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ऐसी कोई ना कोई हरकत तो जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही इंटरनेट जैमर लगवा दिया था। लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा होने वाला पति कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आई एम सॉरी कि तुम अपने उस लवर, आशिक या मजनू, क्या नाम है उसका, हाँ ऋषि मल्होत्रा, उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रही होगी। खैर चलो, तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। कल शादी के तोहफे में मैं तुम्हें तुम्हारे लवर से जरूर मिलवाऊंगा और ये मेरा वादा रहा। लेकिन तब तक मेरी होने वाली बीवी मेरे अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती। आघोष का ये मैसेज देखकर शिवन्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। तभी सामने से आघोष की फिर से आवाज सुनाई दी, अरे अरे, गुस्से में कहीं अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। वो क्या है, चोट लगी दुल्हन? अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ, बहुत देर रात हो चुकी होगी तो जाकर सो जाना। वो क्या है ना, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और कल की रात भी तो तुम्हें जागना ही है ना। यू नो व्हाट आई मीन। चलो अब अच्छी बीवी की तरह जाकर सो जाओ। गुड नाइट माय डियर वाइफी। इस कोशिश के भी नाकामयाब होने के बाद शिवन्या जाकर बिस्तर पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे। शिवन्या उठकर फ्रेश हुई और आकर वापस बिस्तर पर बैठकर वो लगातार यही सोच रही थी कि ऋषि तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाए। कुछ देर सोचने के बाद शिवन्या ने अपना पर्स और कार की चाबी उठाई और घर के बाहर निकल गई। लेकिन वो मेन गेट से बाहर जा पाती उससे पहले ही कुछ गार्ड ने उसे घेर लिया और उनमें से एक ने कहा, मैडम, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। चीफ का ऑर्डर है कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक आप या घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। आघोष के इन सारे रिस्ट्रिक्शन से परेशान होकर
आखिरकार शिवन्या ने उस बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे चीफ को मुझसे शादी करने का बड़ा शौक है ना? तो क्या अब मैं तैयार होने के लिए पार्लर भी नहीं जा सकती? शिवन्या को लगा था कि इस तरह वो वहां से बचकर निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त उन लोगों के पीछे से आगोश के असिस्टेंट की आवाज आई, जिसने कहा, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, चीफ ने पहले से ही इन सब का इंतजाम कर लिया है। आगोश का असिस्टेंट समर अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आया था। वो उन सब को लेकर घर के अंदर चला गया और एक नंबर डायल करके फोन शिवन्या के हाथों में थमा दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से आगोश की वही सर्द और भारी आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग वाइफी, मैंने शहर के बेस्ट डिजाइनर से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा भिजवाया है और शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन तुम्हें घर पर ही तैयार कर देगी, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम तैयार हो जाओगी तब समर खुद तुम सबको लेकर यहाँ आ जाएगा। वो क्या है ना, बाहर बहुत धूप है और मैं अपनी प्यारी वाइफी को इस तरह बाहर धूप में यहाँ वहाँ भटकते हुए नहीं देख सकता। सी यू इन द इवनिंग। आगोश ने शिवन्या को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और फोन काट दिया। इस वक्त शिवन्या भी बेबस और लाचार थी, क्योंकि उसके हाथों में अब कुछ नहीं था। इसलिए वो भी चुपचाप उन ब्यूटिशियन और डिजाइनर के साथ अपने कमरे में चली गई। रजावत मेंशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आज इस घर की बेटी की शादी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर में मातम मनाया जा रहा हो। सब बेमन से ही इस शादी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक शिवन्या को एक भी मौका नहीं मिला था कि वो ऋषि तक अपना मैसेज पहुंचा सके। तभी एक ब्यूटिशियन उसके मेकअप का फाइनल टचअप करके वहां से जा रही थी। शिवन्या ने कुछ सोचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, देखिए, मुझे सिर्फ एक कॉल करना है, सिर्फ एक फोन कॉल। हमारे घर के सारे टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं और हम सबके फोन छीन लिए गए हैं। मेरा ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज आप मुझे एक कॉल करने दीजिए। इस वक्त उस कमरे में उस ब्यूटिशियन और शिवन्या के अलावा और कोई भी नहीं था। शिवन्या उस ब्यूटिशियन का चेहरा देखते ही समझ गई थी कि वो काफी डरी हुई थी। उसने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं पूरा ख्याल रखूंगी, प्लीज सिर्फ एक फोन कॉल। शिवन्या उसे लड़की के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी। आखिरकार उस लड़की ने हामी भर के धीरे से अपना फोन शिवन्या को दे दिया, जिसे लेकर शिवन्या वॉशरूम में चली गई। उसने ऋषि को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का कॉल लगातार बिजी जा रहा था। अब तक समर अंदर कमरे में आ चुका था और उसने ब्यूटिशियन को देखकर कहा, भाभी जी कहाँ है? अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें जल्दी से जल्दी निकलना है। शादी का मुहूर्त 5:30 बजे का है। चीफ कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूटिशियन काफी घबराई हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो सर मैडम वॉशरूम गई है, अभी आ जाएगी। समर ने ब्यूटिशियन की तरफ बिना देखे ही कहा, ठीक है, उन्हें जल्दी बाहर लेकर आओ, तब तक मैं गाड़ियां रेडी करवा देता हूँ। शिवन्या ने बाहर से समर की आवाज सुन ली थी और वो समझ चुकी थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और ऋषि को भेज दिया। वॉशरूम से बाहर आते ही शिवन्या ने उस ब्यूटिशियन को उसका फोन दे दिया और कहा, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही देर में सब वहां से आगोश के घर अग्निहोत्री मेंशन जाने के लिए निकल चुके थे। शिवन्या रिलैक्स लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने ऋषि को मैसेज कर दिया है, बस आई होप कि शादी शुरू होने से पहले ही वो वहां पहुंच जाए और इस तमाशे को यहीं रोक दे। कुछ देर में वो सब अग्निहोत्री मेंशन पहुंच चुके थे। अग्निहोत्री मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बाहर से पूरा घर रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही सब घर के अंदर दाखिल हुए, अंदर ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। अग्निहोत्री मेंशन के उस बड़े से लिविंग हॉल में बीचों बीच एक मंडप बनाया हुआ था, जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे और कुछ मंत्र बोल रहे थे। वहीं उनके आसपास आगोश के दादा दादी खड़े हुए थे और लाचारी से ये सब होता हुआ देख रहे थे। रजावत परिवार को वहां देख आगोश के दादा दादी और माँ बाप दोनों उन लोगों के पास आए और हाथ जोड़कर सर झुकाकर आगोश के दादाजी ने कहा, आगोश ने जो भी तमाशा किया
उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगोश के खिलाफ जाने की हिम्मत इस घर में भी कोई नहीं करता। मैं जानता हूँ कि आपको आगोश का ये फैसला बहुत बुरा लगा होगा, जिस तरह से उसने अचानक तान्या से सगाई तोड़कर शिवन्या से शादी करने का फैसला किया। लेकिन एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा आगोश बुरा लड़का नहीं है। अगर उसने ये फैसला लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। शिवन्या, जो कि अपने परिवार के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी, वो आगोश के दादाजी की बात सुन मन ही मन आगोश को कोसते हुए बोली, वाह, वो जानवर, वो कभी किसी का भला चाह सकता है क्या? मुझे तो भरोसा नहीं है इस बात पर। भलाई, प्यार, विश्वास, इन सब चीजों से कोसों दूर है वो। पता नहीं मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी सजा के रूप में आगोश से मुझे शादी करनी पड़ रही है। बस अब शादी की विधियां शुरू होने से पहले ऋषि किसी भी हालत में यहाँ पहुँच जाए और इस बकवास को यहीं रोक दे। शिवन्या अपनी सोच में ही गुम थी। तभी आगोश की दादी और माँ दोनों ने आगे आकर शिवन्या को एक नजर देखा। आगोश की दादी ने शिवन्या की नजर उतारी और उसकी माँ ने शिवन्या के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो हर लड़की शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। आगोश की माँ ने बिल्कुल सही कहा था। लाल रंग के इस जोड़े में शिवन्या किसी परी से कम नहीं लग रही थी। काले घने बाल, जिसका जोड़ा बनाकर उसमें मोगरे का गजरा लगाया हुआ था। उसके हाथ के कंगन की खनक पूरे हॉल में जान डाल रही थी। उसका खूबसूरत मांग टीका, जो उसके आधे फोरहेड को कवर कर रहा था, और उसके बीचों बीच बिल्कुल नीचे लाल रंग की वो छोटी सी बिंदी, जो शिवन्या के इस दुल्हन वाले लुक पर 4 चांद लगा रही थी। हालांकि शिवन्या ने मेकअप बहुत कम लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी एक मुस्कुराहट पर आज लाखों लोग दिल हारने वाले थे। सबके बीच यही बातचीत चल रही थी। तभी आगोश उस लिविंग हॉल के सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके आते ही पूरा माहौल, जी अब तक खुशनुमा और प्लेजेंट सा था, वो अचानक डार्क और ठंडा हो गया। आगोश का ऑरा वहाँ पर हर कोई महसूस कर पा रहा था। आगोश के आते ही पूरे लिविंग हॉल में सबके मुंह पर ताला लग गया। बिल्कुल सन्नाटा। क्या ऋषि वक्त पर पहुंचकर इस शादी को रोक पाएगा? क्या होगा अगर आगोश और ऋषि का आमना सामना हुआ? क्या शिवन्या को कभी पता चलेगा कि आगोश उससे ही शादी क्यों करना चाहता था? क्या चल रहा था आगोश के दिमाग में, और क्या होगा इस शादी का अंजाम? फैसला किया। घर पर सबके उतरे हुए चेहरे देखकर शिवन्या ये तो समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात थी। उसके बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। तब आखिरकार उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में पूछा, आप लोगों ने घर का माहौल ऐसा क्यों बनाकर रखा है जैसे किसी का मातम मन रहा हो? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि यहाँ पर हुआ क्या है? शिवन्या की बात सुनकर तान्या, जो कि अभी अभी ऊपर गई थी, वो हाथ में कुछ पेपर लेकर आई और आते ही उसे शिवन्या के मुंह पर मारते हुए बोली, ये हुआ है। तान्या का ये रिएक्शन देख शिवन्या कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसकी बहन उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। तभी दादाजी ने थोड़े से कठोर आवाज में कहा, तान्या, अपने आप पर काबू रखो। जो कुछ भी हुआ उसमें शिवन्या की क्या गलती है? तान्या ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहा, इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि आप लोगों के कहने पर मैं आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने आप लोगों से एक सवाल तक नहीं किया। जैसा आप लोगों ने मुझे करने के लिए कहा, मैंने वैसा ही किया। और अब वो आगोश मुझसे सगाई करने के बाद, पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बनाने के बाद, मेरी ही बहन से शादी करना चाहता है। आप पूछिए ना इससे कि इसने ऐसा क्या किया है जो आगोश सगाई के बाद अब मुझे छोड़कर इससे शादी करना चाहता है। तान्या की बात सुनकर शिवन्या एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसे तो अभी तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो खुशी खुशी घर पर अपनी और ऋषि की शादी की बात करने वाली थी। शिवन्या कुछ देर के लिए चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। उसने अपने पापा और दादाजी की तरफ देखकर पूछा, पापा, दादू, ये तान्या क्या बोल रही है? मेरी शादी, और वो भी उस आगोश अग्निहोत्री से? कभी नहीं। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, और आप लोग तो मेरी और ऋषि की शादी के लिए तैयार थे।
तो अब ये सब? शिवन्या के पापा ने नीचे पड़े हुए कागज उठाए और शिवन्या की तरफ देखकर कहा, ये सब हमारे ही गलती है बेटा। हमने ही आघोष पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया और अब वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हमें इस कदर मजबूर कर रहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता ही न बचे। कैसी मजबूरी, कैसा भरोसा पापा? बात क्या है, आप साफ साफ बताइए। शिवन्या ने अपने पापा से पूछा। शिवन्या के पापा महेंद्र जी कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही उन लोगों के पीछे से एक सर्द लेकिन तेज आवाज सुनाई दी। मुझे पता था तुम लोगों का यही फैमिली ड्रामा चल रहा होगा, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना मिस शिवन्या, आपके दादू पापा और चाचू तीनों ने मिलकर मेरी कंपनी से एक बहुत बड़ा लोन लिया था। साथ ही उनके कहने पर मैंने उनकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया था। बदले में ये मुझे अपनी एक बेटी देने वाले थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे तान्या की जगह तुम्हें दें। मेरा मतलब है कि तान्या की जगह तुमसे मेरी शादी हो। आघोष की बात सुनते ही शिवन्या को बहुत गुस्सा आ गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए आघोष से कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़की क्या कोई चीज होती है जो आज ये पसंद आई कल वो? और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जैसे इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है? मुझे तो तान्या के लिए बुरा लग रहा था कि वो तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी भर के लिए बंधने जा रही है। जाहिर है तुम जैसा इंसान जो लोगों को सिर्फ खिलौना समझता है, उसे प्यार, दिल, विश्वास, इन सब चीजों के मायने नहीं पता होंगे। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। ऋषि मल्होत्रा मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं उसी से शादी करूंगी। सुना तुमने? शिवन्या की इतनी ऊंची आवाज और तीखी तेवर देखकर आघोष को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शिवन्या की बाह कसकर पकड़ लिया और उसे सबके सामने अपने करीब खींचते हुए कहा, पहली बात तो आघोष, अग्निहोत्री को रिजेक्शन पसंद नहीं है, तो मुझे ना कहने की हिम्मत तो तुम करना मत। और दूसरी बात, तुमसे यहाँ पर किसी ने तुम्हारी राय जाननी नहीं चाहिए। ये फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। शिवन्या ने अपना हाथ आघोष के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आघोष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिवन्या नाकामयाब हो गई। उसने फिर कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बार बार शिवन्या के मुंह से ना सुनते ही आघोष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वहां पूरे परिवार के सामने ही शिवन्या को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर के एक कमरे में ले गया। ये कमरा शिवन्या का था। उसने शिवन्या को कमरे के अंदर धक्का दिया और खुद कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सब घर वाले ये सारा तमाशा देख रहे थे। सब आघोष और शिवन्या के पीछे पीछे शिवन्या के कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाने की बहुत कोशिश की, मिन्नतें भी की, लेकिन आघोष ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंदर से ही कहा, होने वाले पति और पत्नी के बीच कुछ जरूरी बातें चल रही हैं, तो आप लोग अच्छे परिवार की तरह नीचे बैठकर इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर में आपकी पोती खुशखबरी के साथ आपके पास आएगी। घर में इस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आघोष के खिलाफ जा सके, और जो कुछ भी हो रहा था उसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा था। इसलिए दादाजी ने सबको नीचे जाने के लिए कहा। सब परेशान हाल में इधर उधर घूम रहे थे। वहीं कमरे में आघोष ने आराम से बिस्तर पर पसरते हुए शिवन्या से कहा, इस वक्त तुम्हारे सर पर छत है, खाने के लिए खाना है और पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन सोचो क्या होगा अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और तुमने शादी से पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी, तो तुम्हारे परिवार का तो भारी नुकसान हो जाएगा। सड़क पर आ जाएंगे वो लोग। तुम्हें पता है जितना बड़ा अमाउंट का उन लोगों ने मुझसे लोन लिया है ना, वो तो अपना सारा कारोबार बेचकर भी नहीं चुका पाएंगे। शिवन्या आंखें फाड़ फाड़ कर आघोष को देख रही थी और आघोष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने टशन में शिवन्या को चिढ़ाते हुए और उसे और प्रेशराइज करने के लिए कहा, और मैं सिर्फ धमकी नहीं देता, आघोष, अग्निहोत्री उस धमकी को सच करके भी दिखाता है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो याद रखना, तुम्हारे परिवार के पास सर छुपाने के लिए ना ही छत बचेगी, ना ही खाने के लिए खाना, और ऐसी हालत करूंगा उन लोगों की कि कोई भीख भी नहीं देगा। इसलिए अगर अपने परिवार की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वो लोग उसी शान से जिए जिस शान से अब तक रजावत परिवार जीता आया है, तो चुपचाप कल शादी के मंडप में पहुंच जाना।
शिवन्या की आंखों में अब तक आंसू भर आए थे। वो गुस्सा करके, चिल्ला करके देख चुकी थी, लेकिन आगोश पर उसके गुस्से या चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए इस बार उसने हाथ छोड़कर आगोश के सामने अपने घुटने टेक दिए और बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी भी। और जरा तान्या के बारे में सोचो, तुम हम सबकी जिंदगी से क्यों खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं ऋषि से करती हूँ। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तान्या तो तुमसे इतना प्यार करती है ना। शिवन्या को घुटनों के बाल जमीन पर बैठा देख आगोश ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे मेरी होने वाली बीवी इस तरह जमीन पर पड़ी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने अपने एक हाथ से शिवन्या को खड़े होने के लिए मदद की और उसे उठाकर बोला, वो क्या है ना, तुम्हारी बहन तान्या में वो बात नहीं जो तुम में है। तुम उससे काफी अलग हो। आज तक उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तक कोशिश नहीं की और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मना करने की जुर्रत दिखाई है। और मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरी टक्कर की हो। तो इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। शिवन्या की ये ट्रिक भी आगोश के सामने फेल हो गई थी। ये देख उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और कहा, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? क्या तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? आगोश ने मुड़कर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही पहचाना, मैं एक जानवर ही हूँ और मेरे सीने में दिल नहीं है, और ना ही मुझे प्यार जैसी फालतू चीजों से कोई फर्क पड़ता है। तो अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुमसे प्यार की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो तुम सिर्फ मेरी वो बीवी होगी जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का गुरूर तोड़ने का तो मजा ही कुछ और होता है। आगोश ने अपनी एक उंगली शिवन्या के गालों पर घुमाई और उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। आगोश कमरे से बाहर निकल ही रहा था, तभी शिवन्या ने कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? बहुत शौक है तुम्हें मुझसे शादी करने का। तो ठीक है, मैं तुमसे शादी सिर्फ 2 शर्तों पर करूंगी। शिवन्या की बात सुन आगोश के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मुस्कुराकर शिवन्या की तरफ देखा और कहा, तुम इस वक्त शर्त रखने के काबिल नहीं हो। ना ही तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सकती हो, ना ही मैं उसे मानने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन फिर भी आगोश अग्निहोत्री का दिल इतना भी तंग नहीं है कि अपने होने वाली बीवी की ख्वाहिश पूरी न कर पाए। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ? शिवन्या ने आगोश के पास आकर कहा, पहली शर्त, आज के बाद तुम कभी मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसी वक्त मैं इस शादी को खत्म कर दूंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और मेरी दूसरी शर्त, तुम मेरे पति तो बन जाओगे, लेकिन मुझे छूने का हक तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बिना मेरी इजाजत के मुझे कभी नहीं छू पाओगे। शिवन्या ने ये सब कुछ आगोश की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे कह दिया था। ये देखकर आगोश अपने कदम शिवन्या की तरफ आगे बढ़ाने लगा। शिवन्या भी उसके हर बढ़ते कदम के साथ एक कदम पीछे जा रही थी। पीछे एक बड़ी सी दीवार थी, जहां जाकर शिवन्या रुक गई। वो वहां से निकलती इससे पहले ही आगोश ने दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारे पति होने के टैग की जरूरत है? वो तो मैं बिना तुम्हारा पति बने भी कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी बेब, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जहां तक रही तुम्हारे परिवार की बात, तो जब तक तुम एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी हर बात मानती रहोगी, तब तक तुम्हारा परिवार चैन की सांस लेता रहेगा। और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। अब चले, नीचे सब गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। आगोश ने एक कदम पीछे हटकर शिवन्या के जाने के लिए रास्ता बना दिया। शिवन्या कमरे का दरवाजा खोलकर भागते हुए नीचे हॉल में आ गई और अपने दादू के गले लग गई। शिवन्या की दादू लाचार होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि आज उनकी वजह से उनकी पोती इस मुसीबत में फंस गई थी। आगोश भी उसके पीछे पीछे नीचे आ चुका था। शिवन्या की आंखों में आंसू देखकर उसके दादू, पापा और चाचा तीनों बहुत गुस्से में थे, लेकिन आगोश के सामने आवाज उठाने की हिम्मत उनकी भी नहीं थी। सबकी नजरें अपने ऊपर देख आगोश ने कहा, माय डियर ब्यूटीफुल वुड बी वाइफी, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बताओ, सबको क्या फैसला है तुम्हारा?
शिवन्या ने एक हाथ से कसकर अपने दादू को गले लगा लिया और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ थाम लिया और बोली, मुझे ये शादी मंजूर है। गुड गर्ल, ये शादी कल होगी, सारी तैयारियां हो जाएंगी, आप लोग बस तैयार होकर अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाइएगा। इतना कहकर आगोश अपने कोट के बटन बंद करते हुए वहां से निकल गया। आज वो किसी तूफान की तरह शिवन्या की जिंदगी में दाखिल हुआ था और सब कुछ बर्बाद करके वहां से चला गया था। उसे जाते हुए देख शिवन्या ने अपने आप से पहुंचते हुए मन में कहा, तुम्हें अपने इस फैसले पर जिंदगी पर अफसोस होगा, आगोश अग्निहोत्री, एंड आई विल मेक श्योर दिस। क्या सच में शिवन्या आगोश से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? क्या होगा जब ऋषि को इस बारे में पता चलेगा? आखिर आगोश क्यों करना चाहता था शिवन्या से शादी? शादी का अंजाम। रजावत मेंशन के बड़े से हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर के हर एक इंसान के चेहरे पर अजीब सी कश्मकश थी। ऐसे में सबसे बीच वाले सोफे पर बैठे एक बूढ़े इंसान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे एक लड़के ने अपने पांव टेबल पर चढ़ा दिए और एक के ऊपर एक पांव रखते हुए बोला, लगता है इस घर के लोगों को सुनाई कम देता है और उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। वैसे आगोश अग्निहोत्री को अपनी बातें दोहराना पसंद नहीं, लेकिन आप लोग तो मेरी होने वाली बीवी के परिवार वाले हैं, तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं आपके परिवार की बेटी से शादी तो करूंगा, जरूर करूंगा। आगोश कभी अपने जुबान से नहीं मुकरता, लेकिन मेरी होने वाली बीवी तान्या नहीं, शिवन्या होगी, और ये आगोश अग्निहोत्री का आखिरी फैसला है। अब आप सोचिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। इस रजावत अंपायर को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना चाहते हैं या फिर शिवन्या को मेरे हवाले करना चाहते हैं? इतना कहकर वो लड़का अकड़ कर वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो अचानक रुक गया और मुड़कर फिर से सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वैसे जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे कैसे भी हासिल कर लेता हूँ, या तो छीन कर या तो बर्बाद करके। इसलिए अगर आप लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसे मेरे हवाले कर दीजिएगा। इसी में उसकी और आप सबकी भलाई होगी, क्योंकि जो मेरा नहीं होता उसे मैं किसी और का होने नहीं देता। अपनी बात कहते वक्त उस आदमी के चेहरे पर इतनी हैवानियत थी जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान दहल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आगोश का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग की लपटें थी। शायद इसलिए किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर आगोश को कोई जवाब दे पाए। ये है हमारी कहानी का हीरो आगोश अग्निहोत्री। हाइट 6 फुट 1 इंच, रंग बिल्कुल साफ, 6 पैक एब्स वाली मस्कुलर बॉडी, गहरी नीली आंखें और काले रंग के घने बाल। दिखने में किसी भी मूवी के हीरो से कम नहीं है, लेकिन क्वालिटी सारी की सारी विलन वाली। जो उसे चाहिए वो किसी से भी छीन लेता है, चाहे उसके लिए फिर उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसका दिमाग किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह गर्म और दिल किसी रेगिस्तान की तरह बंजर है। आगोश के वहां से जाने के बाद पूरे राजावत मेंशन में इस वक्त मातम छाया हुआ था। कोई ये नहीं जानता था कि आगोश की शर्त को शिवन्या के सामने कैसे रखा जाए। वहीं दूसरी ओर एक छोटे से खूबसूरत से फार्म हाउस की छत पर 2 लड़के खड़े हुए थे, जिसमें से एक ने कहा, यार ऋषि, तूने शिवन्या में ऐसा क्या देख लिया जो तू अब उससे शादी करने वाला है? जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तू तो अलग अलग तितलियों का शौकीन है। फिर शिवन्या ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि तू उसका ही बनकर रहना चाहता है? दूसरा लड़का, जिसका चेहरा आसमान की तरफ था, उसने मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तू कभी नहीं समझेगा। ये समझने के लिए प्यार होना जरूरी है। जिस दिन तुझे प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि प्यार में ऐसा क्या है जो हमें किसी एक इंसान से बांध कर रख देता है। शिवन्या सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा मोटिवेशन है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है, इनफैक्ट जिंदगी से बढ़कर है। मेरी जिंदगी का हर एक पल अब से मैं उसके नाम करना चाहता हूँ। ऋषि ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक लड़की आकर उसके गले लग गई। उस लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते ही ऋषि अचानक से बोला, शिवन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि ने शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। शिवन्या ने एक प्यारी मासूम मुस्कान के साथ कहा, इस इडियट को ये दिखाने लाई थी कि जैसा वो मेरे ऋषि के बारे में सोचता है, मेरा ऋषि वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
मेरा ऋषि मुझे बहुत प्यार करता है, मुझ पर अपनी जान छिड़कता है, खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। पता है, मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जिसे तुम मिले। इतना कहते ही शिवन्या ऋषि के गले लग गई। ये है हमारी कहानी के हीरोइन शिवन्या रजावत। हाइट 5 फुट 8 इंच, रंग बिल्कुल गोरा, किसी आसमान से उतरी परी की तरह, लंबे काले घने बाल, परफेक्ट फिगर और गहरी ब्राउन रंग की शहद जैसी मीठी आंखें जिसमें किसी का भी डूब जाने को जी करे। जब शिवन्या ऋषि के गले लगी हुई थी तभी ऋषि ने उस लड़के की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो लड़का मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषि ने शिवन्या को खुद से दूर किया और शिकायती लहजे में बोला, अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरे प्यार पर शक था, इसलिए तुम और विदित मिलकर मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, है ना? शिवन्या ने गिल्टी आवाज में कहा। नहीं तो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तो उसे कहा था कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो था कि मानने को ही तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरे ऋषि पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर इस बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम। शिवन्या अपने कान पकड़ने ही वाली थी, तभी अचानक ऋषि ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी हथेलियां में रखते हुए बोला, वैसे नाराज तो मैं हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सॉरी नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। शिवन्या को ऋषि की बात का मतलब समझ नहीं आया। ऋषि ने फिर कहा, अब तो हम दोनों के घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता है और मॉम डैड भी शादी के लिए देर नहीं करना चाहते। वो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे दादाजी से मिलकर हमारी शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। क्या तुम उनसे इस बारे में बात कर लोगी ताकि मैं मॉम डैड को तुम्हारे घर भेज सकूं? ऋषि की ये बात सुनते ही शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने ऋषि को गले लगा लिया। यहाँ एक तरफ जहाँ ऋषि और शिवन्या अपने आने वाले फ्यूचर के सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक छोटे से बल्ब के नीचे कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ बांधे गए थे और उसके होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। वहीं उसके सर पर भी काफी चोट लगी हुई थी। उसके सामने जो टेबल पड़ी हुई थी उसके ऊपर एक बंदूक रखी हुई थी और सामने राजा की तरह बैठा हुआ आगोश था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिश्रा, मुझसे दगाबाजी करके, क्योंकि मैं झूठ तो एक बार के लिए फिर भी माफ कर देता हूँ, लेकिन धोखा और गद्दारी मैं कभी माफ नहीं करता। जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है, ये रही रिवॉल्वर। इसे लेकर अपने आप को गोली मार दो, वरना अगर मैं मौत देने पर उत्तर आया तो दोबारा जन्म लेने में भी डर लगेगा। उसे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपका वफादार हूँ। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज सर। अब तक आगोश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उस आदमी की बात सुनते ही उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हारे सॉरी से मेरी वो डील वापस नहीं आएगी। आगोश अग्निहोत्री को नंबर 1 रहने की आदत है और तुम्हारी वजह से ये डील आज मेरी कंपनी को छोड़कर उस मल्होत्रा की कंपनी को मिल गई। मैं अपनी हार इतनी आसानी से तो नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से ये हार मेरी किस्मत में आई है उसे जरूर उस दिन पर अफसोस होगा जिस दिन उसने मुझसे गद्दारी करने का फैसला किया था। इतना कहकर आगोश ने अपना एक हाथ आगे किया। उसके बगल में खड़े आदमी ने उसके हाथों में एक फोन रखा। आगोश ने सामने बैठे आदमी को दिखाते हुए कहा, ये मेरे लोग हैं जो फिलहाल तुम्हारे घर पर बैठे हुए हैं। अगर इस बंदूक से अगली 1 मिनट में तुमने अपनी जान नहीं ली तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फैसला तुम्हारा है, किसकी जान ज्यादा प्यारी है तुम्हें, अपनी या अपने परिवार की। वैसे चिंता मत करना, अगर तुम अपनी जान मेरे बताए हुए तरीके से आराम से ले लेते हो तो मैं तुम्हारे परिवार की पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और ये आगोश अग्निहोत्री का वादा है। तुम्हारी 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। आगोश की पूरी बात सुनने के बाद वो इंसान असमंजस में था। वो बार बार पहले आगोश को और फिर उस बंदूक को देख रहा था। वो आगोश को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए समझ सकता था कि अगर उसने आगोश के कहीं मुताबिक अपने आप को गोली नहीं मारी और अपनी जान नहीं ली तो आगोश सच में उसके परिवार को खत्म कर देगा। इसी सोच में 30 सेकंड बीत चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसने अपनी और अपने परिवार की जान के बीच में अपने परिवार की जान बचाने का फैसला किया था। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए तुरंत उस बंदूक को लिया
और अपने सर पर तान दी। कुछ ही सेकंड में उसने ट्रिगर दबा दिया और गोली उसके सर के पार हो गई। वहीं उसकी मौत हो गई। उस आदमी के खून के कुछ छींटे आगोश के कोट पर भी लगे हुए